डियर स्टूडेंट, लिट लर्निंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं और आपको बताने के लिए तैयार हूं। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। यह है इंग्लिश ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर फोर्थ है और जो कोर्स टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। ये टॉपिक बहुत शानदार है। इस पे आप बहुत से भारतीय साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जिनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें सबसे पहली बात आएगी, इसमें कुछ चीजें आएंगी, नीचे आएगा, जैसे देख लीजिए इसमें छायावाद आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि छायावाद है क्या चीज। छायावाद जो है, ये छायावाद युग जो है इसे कहा जाता है 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का एक रोमांटिक काल था, काव्य काल था। इसे लिटरेरी रोमांटिसिज्म कहा जाता है था। और द्विवेदी युग के बाद यह आया था जिसमें कवियों ने इतिवृत्तात्मक अर्थात ये जो द्विवेदी युग की एक प्रमुख विशेषता थी कि जहां कविताओं में कथा और तत्व और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया जाता था, जोर दिया जाता था और इसका उद्देश्य किसी विषय के बारे में गहराई से जानकारी देना होता था। अर्थात देखिए, दो बातें मैंने कहा इसमें, द्विवेदी युग और एक छायावाद युग। छायावाद युग जो है द्विवेदी युग से लिया गया था। इसको द्विवेदी युग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकता, बस आप इतना जान लीजिए कि ये द्विवेदी युग में आया था। और द्विवेदी युग का जो ये था वो ये था कि इनका जो प्रमुख मैटर था कि जो इसकी विशेषताएं थी कि कवियों ने जो क्या किया था उस वक्त प्रयोग किया था, कथा तत्व उपदेशात्मक शैली में लिया था और जो है उसी पर जोर दिया था। तो इसका उद्देश्य जो था किसी के बारे में गहराई से जानकारी देना और उसमें समाज में सुधार लाना और उसके जो है उसी को ध्यान में रख करके रचनाएं की जाती थी। तो उसी को लेकर के उसको छोड़ने के बाद उसके बाद जो आया था व्यक्तिगत भावनाओं को इसमें डाला गया था। अर्थात जो उसको छोड़ के व्यक्तिगत भावनाओं को उसमें डाला गया था। जो उसमें जो सारी चीजें थी वो उनके अलावा इसमें जो चीज डाली गई थी तो इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को डाला गया था, प्रकृति प्रेम को दिखाया गया था, सौंदर्य और रहस्यात्मकता पर जोर दिया गया था और खड़ी बोली को साहित्य रूप में स्थापित करने का भी एक काम हुआ था। और इसको जो है इसमें एक चीज थी कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह दिखाया गया था। बहुत सी चीजें इसमें थी। अगर आप छायावाद या जो द्विवेदी युग के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे तो उस पर अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर में इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। तो आज मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि ये जो है इनकी जो एक पोएम है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। यूनिट 4 है इसमें, ये जो बीए सेकेंड ईयर का है, जो है सेमेस्टर 4 है और इसमें जो है हम जो बात कर रहे हैं यूनिट 4 की बात कर रहे हैं। और यूनिट 4 में जो हमको जिनको पढ़ना है तो उसमें जयशंकर प्रसाद की आंसू है, द गार्डन ऑफ द लोनलीनेस है। इसको ट्रांसलेट किया था चार्ल्स एस.जे. व्हाइट, दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास में, ये 2006 में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसको ये ट्रांसलेटेड थी, तो जो ट्रांसलेटेड फॉर्म है उसी को हमको पढ़ना है, हमको अध्ययन करना है। तो थोड़ा सा सबसे पहले जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद कौन थे, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जयशंकर प्रसाद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के एक बहुत ही महान और जो ड्रामेटिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे और जो है इन्होंने और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में अपने एक्सप्रेशन दिए थे। वो कभी बात आएगी लॉन्ग टर्म में तो बात होगी। He was born in वाराणसी, ये वाराणसी में पैदा हुए थे। into a wealthy वैश्य फैमिली, ये वेल्दी अर्थात अमीर वैश्य फैमिली में पैदा हुए थे। His childhood was marred by early loss, उनका जो चाइल्डहुड जो है अर्थात उनका जो बचपना है ना वो अर्ली लॉस में जो मार्क किया जाता था, पहचाना जाता है, जाना जाता है। मार्क से माने पहचान करना या जानना है। जैसे उसमें कहता है एज ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट ए यंग एज, अपने यंग एज में ही उनके माता पिता चले गए थे। विच डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज इमोशनल एंड फिलोसफिकल आउटलुक, जो उनके आउटलुक को जो है बहुत जो डीपली इन्फ्लुएंस किया था, बहुत गहराई से उसको प्रभावित किया था। हिज वर्क एक्सप्लोर थीम ऑफ लव, उनके जो वर्ड्स में जो उनके लिटरेरी वर्ड्स हैं उसमें हमको जो सबसे अहम चीज मिलती है तो वो क्या मिलती है, वो एक्सप्लोर करते हैं, लव को एक्सप्लोर करते हैं, सारों को
एक्सप्लोर करते हैं, शो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म को शो करते हैं, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को शो करते हैं, एंड ह्यूमन सफरिंग और इंसान किस तरीके से परेशान होता है उसके बारे में ये बात करते हैं। इनकी जो हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड्स आंसू, कामायनी और स्कंदर गुप्ता एंड कंकाल। ये 3-4 इनकी जो पोएम है, जो इनके वर्ड्स हैं जो बहुत फेमस हैं, इसके बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि किसके, देखिए एक लिटरेरी आदमी अपने काम के माध्यम से ही पहचाना जाता है। तो ये इनके 4-5 बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इनको लिटरेरी दुनिया में एक स्थायित्व दिए थे, एक जो है मजबूत आदमी की तरह इनको खड़ा किया था, मजबूत लिटरेरी पर्सन के रूप फॉर्म में इन्हें इस्टेब्लिश किया था। तो ये उनकी जो है कृतियां थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क कहते हैं, आंसू जो आपके प्रेस्क्राइब्ड है उसकी बात करते हैं, तो इसमें जो आंसू इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिकल पोएम्स बाय जयशंकर। बहुत ही सेलिब्रेटेड, बहुत ही मशहूर जो है ये लिरिकल पोएम है जयशंकर प्रसाद की, और एंड इज रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस ऑफ छायावाद पोएट्री। अभी मैंने छायावाद पोएट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि छायावाद पोएट्री क्या है, कि ये जो है छायावाद पोएट्री जो द्विवेदी युग के बाद आता है और इसमें जो है व्यक्तिगत भावनाओं को एक्सप्रेस किया जाने लगा था। छायावाद पोएट्री के लिए एक इसे मास्टरपीस माना जाता है। द पोएम वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डीप पर्सनल सॉरो इन प्रसाद लाइफ। क्या कहता है कि द पोएम वाज कंपोज, पोएम को कंपोज क्या है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ डीप पर्सनल सारो, जो उनका पर्सनल सारो था उसी के दौरान इसको ये किया गया है इन प्रसाद लाइफ। प्रसाद के जीवन में जो बहुत ही डीप सारो आया था उसी में, उसी मुद्दे को लेकर के इसमें बात की गई है। स्पेशली आफ्टर द लॉस ऑफ हिज बिलवेड वाइफ, जो उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। देखिए बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरीके की बार बार उनको फेस करना पड़ता है, बार बार इससे ये प्रॉब्लम कि बचपन में यंग एज में पेरेंट्स खो दिया और फिर उसके बाद उनकी जो बहुत ही ध्यान रखने वाली पत्नी थी उसको भी उन्होंने खो दिया। तो उसी समय इसको लिखा गया था बिलवेड वाइफ। आंसू इज नॉट मेरली अ पोएम of grief, it is an intense emotional and philosophical exploration of pain। देखिए आंसू से रिलेटेड ये होती है, हमको लग रहा है कि आंसू जो हमारी आंख से हम जब रोते हैं तो जो पानी निकलता है उसे आंसू कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आंसू इज नॉट मेरली अ पोएम ऑफ ग्रीफ, ये दुख की केवल पोएम कविता नहीं है। इट इज एन इंटेंस, ये बहुत जो है गंभीर विषय है, इमोशनल एंड फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन। उन्होंने एक्सप्लोर किया है, एक जो एक्सप्रेशन दिया। देखिए एक्सप्लोर के बहुत माने होता है, एक्सप्लोर के माने होता है खोज करना, किसी चीज में गहराई से जाकर के उसकी डीपली तलाश करने को एक्सप्लोर कहते हैं। तो इसको इन्होंने बहुत गहराई से समझ करके इसको लिखा है ऑफ पेन, तकलीफ को। और क्या इसमें लिखा है, मेमोरी, जो दूसरी चीज ये है पेन, मेमोरी, लव एंड स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। इसमें 2-3 चीजों को, इसमें तो नंबर 1 पेन को किया गया है, मेमोरी जो उनकी याद है, जो अपनी पत्नी से रिलेटेड जो उनकी याद थी, जो उसके साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया था उस पर वो याद करते हैं। प्रेम, जो उसका प्रेम था उस पर बात करते हैं। और दूसरी चीज इसमें ये करते हैं स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, और जो इनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शुद्धता थी उस पर बात करते हैं, उस चीज पे ये शो करते हैं, प्योरिफिकेशन में बात करते हैं। अगर हम सब टाइटल द गार्डन ऑफ द लवलीनेस की बात करते हैं, अप्लाई जो है ये करता है रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल लैंडस्केप ऑफ द पोएम। ये सबसे ज्यादा जो अप्लाई करता है ना, रिफ्लेक्ट द इमोशनल लैंडस्केप, ये इमोशनल परिदृश्य को, अर्थात जो है बैकग्राउंड को, यहाँ लैंडस्केप से आप रिलेशन लीजिए बैकग्राउंड, ये एक इमोशनल बैकग्राउंड को शो करता है ऑफ द पोएम। आगे बढ़ते हैं, द पोएम ट्रांसफॉर्म पर्सनल सफरिंग, पोएम को जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है पर्सनल सफरिंग में इनटू ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। एक पर्सनल सफरिंग है, आदमी की एक पर्सनल सफरिंग है, वो पर्सनली जो सफर किया था, जो परेशान हुआ था, जो उसके ऊपर परेशानी आई थी, तो वो परेशानी जो क्या होती है यूनिवर्सल एक्सपीरियंस बन जाता है। वो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस अर्थात सब लोगों के लिए एक जो है एक्सपीरियंस बन जाता है, अर्थात तजर्बा बन जाता है। आगे देखिए
टीयर्स इन आंसू आर नॉट सिंबल ऑफ वीकनेस। देखिए एक बात ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इनका यहाँ पे एक फिलोसफिकल थॉट आ रहा है कि ये जो आंसू है आर नॉट द सिंबल ऑफ वीकनेस, ये कमजोरी का सिंबल नहीं है। अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि जो रोता है वो कमजोर होता है, तो ये कहते हैं कि नहीं, आंसू जो है कमजोरी का ये नहीं है, सिंबल नहीं है, पहचान नहीं है ये। इंस्टीड, इसके बदले क्या कहते हैं, इंस्टीड दे बिकम सैक्रेड एक्सप्रेशन ऑफ लव। ये एक बहुत ही पवित्र एक्सप्रेशन है, प्रदर्शन है ऑफ लव का, प्रेम का। आंसू जो है जब आपका बहुत कोई करीबी, आप ऐसा न हो आपके जीवन में, मेरी ये आशा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन जिसके जीवन में इस तरीके की चीज़ें आई हैं और जब उस पे उसको याद करके वो उस अपने प्रेम को, उस अपनी भावनाओं को जब वो याद करके जब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो उसी से पूछने लायक होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ लव है, मेमोरी है, अब उसकी याद आ जाती है, एंड इनर ट्रूथ, और ये एक अंदरूनी सच्चाई होती है, इंटरनल ट्रूथ होता है। आंसू जो है ना, आप ऐसे ही नहीं रो देंगे, जब आपको अंदर से बहुत दुख होगा तभी आपके आंसू निकलते हैं। तो ये कहते हैं ये इनर ट्रूथ होता है। प्रसाद एलिवेट्स सॉरो इनटू अ क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल फोर्स। प्रसाद जो है ना, ये इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक्सप्लोर करते हैं, क्या करते हैं, ये जो है एलिवेट करते हैं, अर्थात उसको बढ़ाते हैं, सारो इनटू क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल फोर्स। इसको बढ़ा देते हैं, किसको, सारो में, दुख में, इनटू क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल फोर्स। एक क्रिएटिव और इन्फ्लुएंशियल जो है स्पिरिचुअल फोर्स बन जाता है, आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। ये आंसू को उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के रूप में इसे कर दिया है और एक क्रिएटिव शक्ति के बारे में शक्ति बना दिया है। अर्थात आंसू जो है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देते हैं। और देखिए इसी क्रिएटिविटी, इसी की ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो आंसू पोएम है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। दोनों में पहले हिंदी में पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेटेड पार्ट तो आपकी बुक में है ही, आप उसका अध्ययन कीजिएगा। तो ये क्या कहता है, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल फोर्स बन जाता है। रिटन एंड लिरिकल एंड सिंबॉलिक स्टाइल, इसे किसमें लिखा गया है, रिटन एंड लिरिकल एंड सिंबॉलिक स्टाइल, इसे लिरिक के फॉर्म में लिखा गया है और सिंबॉलिक स्टाइल में लिखा गया है। आगे क्या कहते हैं कि आंसू एग्जाम्पलीफाइज द छायावाद emphasis on the subjectivity, imagination and emotional depth। आंसू जो है ना, ये करता क्या है, ये आंसू जो एग्जाम्पलीफाई करता है किसको, छायावाद emphasis, इस छायावाद के emphasis को जोर देता है ऑन सब्जेक्टिविटी, उस समय की सब्जेक्टिविटी पे ध्यान देता है, इमेजिनेशन पर ध्यान देता है, एंड इमोशनल डेप्थ पर भी ये वर्णन करता है कि ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें एक चीज और आती है, नेचर इमेजरी। इसमें दूसरी चीज जो आती है, नेचर इमेजरी, साइलेंस, डार्कनेस एंड इनर डायलॉग्स डोमिनेट द पोएम। ये क्या कहता है, नेचर इमेजरी इसमें आई है, साइलेंस आई है, डार्कनेस है, वो सारी चीजें, एंड इनर डायलॉग जो है डोमिनेट द पोएम, इस डोमिनेट को चलाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार है। इसको जो है बहुत सी चीजें इसमें आती हैं, जो सबसे बात ये होती है कि जो अंदर से जो बात निकलती है उसी के थ्रू ये पोएम लिखी गई है। आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं, द पोएट डज नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सारो। ये देखिए एक बात ये जान लीजिएगा कि वो जो है दुख के प्रति जो है प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, दुख को जो है विरोध नहीं करते हैं दुख का, रादर ही एम्ब्रेस इट एज अ पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, बल्कि इसे एम्ब्रेस करते हैं, इसे जो है वो गले लगाते हैं, इट एज अ पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि आप अपने आप को पहचानिए। इन दुखों को आप जब लगाते हैं तो दुख जो है, दुख के माध्यम से हम जानते हैं कि जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आप जान जाते हैं, आप समझते हैं। आगे इसमें कहा जाता है, आंसू होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन हिंदी लिटरेचर। ये आंसू जो कविता है ना, होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन हिंदी लिटरेचर बिकॉज इट शोज हाउ इंडिविजुअल ग्रीफ कैन बिकम अ सोर्स ऑफ यूनिवर्सल ब्यूटी एंड फिलोसफिकल इंसाइट। ये देखिए सबसे पहले इसमें चीज
ये आती है कि जब हम आंसू पोएम को पढ़ते हैं तो ये केवल ये एक पोएम नहीं है, ये क्यों हिंदी लिटरेचर में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी कि ये एक व्यक्तिगत दुख को यूनिवर्सल सुंदरता कैसे बना देते हैं। इसी में इस बात का और जो है ये है, और इसमें जो इंसाइट है, जो फिलोसफिकल इंसाइट है, उसको भी ये शो कर देते हैं। अगर हम थीम की बात करते हैं, ये पोएम का इंट्रोडक्शन था, अगर हम पोएम की थीम की बात करते हैं तो ऐसा देखिए मैंने 4 टॉपिक लिए थे इसमें कि पोएट का इंट्रोडक्शन, फिर पोएम का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसकी थीम, और फिर उसके बाद उसकी समरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैंने एक एक करके इसको लिया था। तो इसको थीम ऑफ द आंसू देखेंगे। द सेंट्रल थीम ऑफ आंसू इज सारो ट्रांसफॉर्म इनटू स्पिरिचुअल ब्यूटी। सबसे पहले इसकी चीज है कि आंसू को जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया गया, दुख को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इनटू ए स्पिरिचुअल ब्यूटी, एक आध्यात्मिक सुंदरता में इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। जयशंकर प्रसाद प्रेजेंट ग्रीफ नॉट एज अ डिस्पेयर बट एज अ मीनिंगफुल इमोशनल एक्सपीरियंस दैट डिपेंड्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये क्या करते हैं कि ये जो है जयशंकर प्रसाद जो है इसमें प्रेजेंट करते हैं ग्रीफ नॉट एज द डिस्पेयर, मायूसी, डिस्पेयर माने होता है मायूसी या निराशा, बट एज अ मीनिंगफुल इमोशन, बल्कि इसे एक अर्थपूर्ण भावनाओं से जोड़ देते हैं, एक तजर्बे से जोड़ देते हैं, दैट डिपेंड्स, जो गहरा बना देता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव की चेतना को बहुत गहरा बना देता है। बहुत शानदार बात है कि उन्होंने इस पोएम को इस प्रकार से लिखा है कि इसको जो है ये दुख जो है ना, ये जो मायूसी और निराशा को ये नहीं शो करती है, बल्कि ये जो है इमोशनल एक्सपीरियंस को बढ़ा देती है, और जो दैट डिपेंस, जो गहरा कर देती है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव की चेतना को गहराई में लेके चली जाती है। मानव की इंसानी चेतना को जो है ना ये बहुत शानदार गहरा बना देती है, अर्थात बहुत समझदार बना देती है। आगे देखिए क्या कहते हैं टीयर सिंबलाइज मेमोरी, लव, लॉस एंड इनर प्यूरिफिकेशन। जो टीयर्स है ये सिंबल हैं, मेमोरी के हैं, लव के हैं, लॉस के हैं, एंड इनर प्यूरिफिकेशन के हैं, जो हमारे अंदर जो है शुद्धता आ जाती है। आंसू रो लो तो बताते हैं कि गम हल्का हो जाता है, तो ये इनर जो है प्यूरिफिकेशन है, हमारी आंतरिक जो है जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। जो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं, लिटरेचर को समझने वाले हैं, उनके लिए ये सारी चीजें बहुत शानदार हैं, और जो ऐसे ही घूमने फिरने वाले हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए क्या करते हैं, अनदर थीम इसमें जो आती है, अनदर मेजर थीम इज लोनलीनेस। इसमें जो दूसरी जो बड़ी थीम है वो लोनलीनेस है, अर्थात तन्हाई है। इसमें पोएट स्टैंड्स अलोन इन अ साइलेंट इमोशनल वर्ल्ड। पोएट क्या है, स्टैंड है, एक अकेले जो साइलेंट इमोशनल वर्ल्ड में, भावनात्मक दुनिया में वो खड़ा है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है ना, इम्परमानेंस है भाई, रिफ्लेक्टिंग ऑन द इम्परमानेंस है, इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, इम्परमानेंस है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि मानव की जो ये रिलेशनशिप है ये कितनी इम्परमानेंस है। परमानेंस के माने होता है समाप्त न होने वाली, और इम्परमानेंस माने होती है नश्वर, समाप्त हो जाने वाली। ये जो हमारी जो है रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी कि आपके जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते एक एक करके खत्म हो जाते हैं। जो कभी आपके बहुत चहेते हुआ करते थे, जिनसे मिले हुए आपको जो है 1 मिनट की दूरी आपको 1 सेकंड की दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी, आज वो इस दुनिया से चले गए हैं और खाक मिट्टी बन करके वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। तो उनको उन्हीं के बारे में ये कह रहे हैं कि ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, ये नश्वर है, ये समाप्त होने वाला है। इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत शानदार तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है। However, this loneliness is not empty। हालांकि ये लोनलीनेस जो है ये खाली नहीं है। क्या है, इट इज क्रिएटिव। यही लोनलीनेस ये क्रिएटिव है एंड मेडिटेटिव है, और ये जो चिंतनशील है। ये जो चीज आ जाते हैं, यही एम्प्टीनेस, यही खालीपन जो होता है, यही जो क्रिएटिव बन जाती है, और यही मेडिटेटिव बन जाती है, यही चिंतनशील बन जाती है।
आगे देखिए, द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स लव बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस। ये जो एक चीज इसमें ये बताया गया है कि पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स लव बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस। लव जो है ना, वो केवल एक फिजिकल प्रेजेंस का नाम नहीं है। अगर आप किसी के साथ प्रेम है, भाव है, तो वो फॉर एवर रहेगा। हालांकि बात उनका ये है कि रिश्ते जो है, उन्होंने ये फील किया था कि रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर वाकई हमने किसी से प्रेम किया है तो प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। वो प्रेम करने वाला या जिससे आप प्रेम करते हैं वो समाप्त हो सकता है, लेकिन उससे जो क्रिएट प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो यही चीज इसमें वो बता रहे हैं कि जो ये फिजिकल प्रेजेंस से अलग होता है, बियॉन्ड होता है, ये जो इसे बताया नहीं जा सकता है। इवन आफ्टर सेपरेशन लव कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट थ्रू मेमोरी एंड इमोशन। इवन आफ्टर सेपरेशन, अगर आप अलग भी हो जाते हैं, अगर आप अलग हो जाते हैं तो भी ये क्या करता है कि लव कंटिन्यू, सेपरेशन के बाद भी जो होता है ना, लव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये वजूद में होता है थ्रू मेमोरी, याद के जरिए, एंड इमोशन, आपके भाव के जरिए, आपके जो है आंतरिक भावना के माध्यम से ये हमेशा आपके साथ रहता है। आगे क्या कहते हैं इसमें नेचर बिकम अ साइलेंट कंपेनियंस टू द पोएट्स ग्रीफ। और नेचर जो है, जो प्रकृति है, यही उसकी एक कंपेनियन बन जाती है। ये सदा रहती है, हमेशा रहती है, और उसकी जो है दुख की साथी बन जाती है। नेचर जो होता है वो मनुष्य के दुख का साथी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ओवरऑल आंसू प्रेजेंट सफरिंग एज अ नेसेसरी स्टेज इन ए स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इसमें बात ये कहा जा रहा है कि आंसू जो है ना, ये ओवरऑल कुल मिला जुला करके कहा जाए, आंसू प्रेजेंट्स जो है सफरिंग एज अ नेसेसरी। सफरिंग ये नेसेसरी है, आवश्यक है, एक नेसेसरी स्टेज है। आदमी को परेशान होना ये एक नेसेसरी, ये एक आवश्यक स्टेज है, कि स्थिति है। इन स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, एंड इमोशनल मैच्योरिटी, उसके अंदर भावनात्मक मैच्योरिटी लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अहम बात की गई है कि जो है ये आंसू जो कविता है वो प्रेजेंट करती है कि सफरिंग एज ए नेसेसरी स्टेज। ये सफरिंग जो है, उर्दू का शेर मेरे सामने एक बार आया था, गर्दिशे अय्याम तेरा शुक्रिया। गर्दिशे अय्याम वही जो सफरिंग ऑफ द टाइम है। तो गर्दिशे अय्याम तेरा शुक्रिया, तूने अपनों से सनासा कर दिया। अपने माने जो आपके चाहने वाले लोग थे, सनासा के माने पहचान। आप दुख के समय में जानते हैं कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। आपको ये भी पता लगेगा कि दुख के समय में सभी लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है, जो ईश्वर होता है, वही सदा हमारे साथ रहता है और हमें उस दुख में वो हमें बार बार सांत्वना देता है। आगे हम इस पोएम की समरी ऑफ द आंसू की बात करेंगे। Ansu is a long lyrical poem that expresses Jaishankar Prasad's deep emotional response to personal loss and existential sorrow. इसमें जो है आंसू is a long lyrical poem that expresses जयशंकर प्रसाद। ये आंसू जो है सभी में मैं बात कर रहा हूं कि is a long lyrical poem, ये एक लंबी lyrical poem है that express जयशंकर प्रसाद से deep emotional response to personal loss and existential sorrow। ये जो है किसकी बात करते हैं, डीप इमोशनल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, टू पर्सनल लॉस की बात करते हैं, एंड एग्जिस्टेंशियल जो अस्तित्व संबंधी सारो है, जो सारो जो दुख हमारे अस्तित्व में है, उसी की बात इसमें करते हैं कि जो हमारे दुख होते हैं वो हमारे अस्तित्व में होते हैं। द पोएम अनफोल्ड एज अ कंटिन्यूअस मेडिटेशन ऑन ग्रीफ। ये जो पोएम है ना, ये क्या करती है, अनफोल्ड, खोलती है, एज अ कंटिन्यूअस मेडिटेशन, ये हमारी चिंतनशीलता को ये खोलती है। मेडिटेशन मन, ध्यान या साधना को ये खोलती है। बात समझ रहे हैं ना, कि जो ये पोएम है, पोएम अनफोल्ड्स एज अ कंटिन्यूअस मेडिटेशन, ये लगातार हमारे मन, मनन, ध्यान, साधना को ये खोलती है ऑन ग्रीफ, दुख पर, ऑन ग्रीफ मेमोरी। किस पे बात कर रहे हैं, ऑन ग्रीफ मेमोरी, ये ग्रीफ मेमोरी पे बात करते हैं। एंड इनर
ट्रांसफॉर्मेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जो जब हमारे ऊपर दुख होता है तो हम अंदर से किस तरह चेंज होते हैं, इसके बारे में ये वर्णन करता है। रादर देन नैरेटिव इवेंट्स, नैरेटिव इवेंट्स के साथ ही द पोएम एक्सप्लोर इमोशनल स्टेट्स एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये जो इन चीजों के साथ जो है ना बहुत सी चीजें हैं। रादर देन नैरेटिव इवेंट्स, जो एक नारेशन है जो इसमें वर्णन कर रहे हैं। द पोएम एक्सप्लोर, शो करती है इमोशनल स्टेट्स, हमारे भावनात्मक स्थिति को भी शो करती है, एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, और हमारी जो है साइकोलॉजिकल जो डेप्थ है, जो हमारी मनोवैज्ञानिक जो गहराई है, उसको भी एक्सप्रेस करती है ये पोएम। आगे बढ़ते हैं। द पोएम बिगिंस विद एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ साइलेंस एंड एम्प्टीनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पोएम शुरुआत कहां से होती है। द पोएम बिगिंस, ये शुरू होती है विद एन ओवरवेलमिंग, अत्यधिक महान या शक्तिशाली तीव्र सेंस हमारे अंदर जो आता है, जो समझ आती है ऑफ साइलेंस एंड एम्प्टीनेस। जब आदमी दुख में, चिंतन में, मनन में बैठा हुआ है, उसी वक्त उसके अंदर एक शक्तिशाली तीव्र सेंस क्रिएट होता है, और एम्प्टीनेस की जो भावना उसके अंदर आती है, उसी को ये शो करती है। और इसमें आगे बात आती है कि द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मेमोरीज। वो जो पोएट जो है ना, अपने आप को पाता है सराउंडेड बाय मेमोरीज, और फिर उसके इर्द गिर्द जब आदमी तन्हाई में होती है तो उसकी सारी जो याद होती है, जो लोगों से रिलेटेड होती है, वो उसके इर्द गिर्द आने लगती हैं। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं कि द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द मेमोरीज दैट इवोक पेन एंड लॉन्गिंग। जो क्या करती है, वो पेन को भी क्रिएट करती है, और जो है तड़प को भी। यहाँ लॉन्गिंग के माने तड़प के है कि वो लॉन्गिंग और हमारी तड़प को भी शो करती है। आगे देखिए क्या कहते हैं। टीयर्स बिकम द नेचुरल रिस्पॉन्स टू दिस इमोशनल बर्डन। आगे हाउएवर दीज टीयर्स आर नॉट मीनिंगलेस। ये टीयर्स जो है ना, ये आंसू जो है ना, वो मीनिंगलेस नहीं है। दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ द प्रोफाउंड लव एंड रिमेम्बरेंस। ये क्या कह रहे हैं कि जो आंसू है ना, ये आंसू जो है ना, ये टीयर्स आर नॉट मीनिंगलेस, ये अर्थहीन नहीं है। क्या कहता है, दे आर एक्सप्रेशंस, ये हमारे एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोफाउंड गंभीर लव एंड रिमेम्बरेंस, ये हमारी याद के और ये प्रेम का जो है ना एक गहरा, एक गंभीर एक्सप्रेशन है। आंसू के माध्यम से हम अपने गहरे प्यार को और हम अपनी पिछली यादों को जो है ना क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। इसमें ये बहुत शानदार बात आई थी। नेक्स्ट बात आती है कि एज द पोएम प्रोग्रेस, जैसे जैसे पोएम प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है, हमको क्या मिलता है, सारो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, जैसे पोएम आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, सारो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म, ये जो है ना सारो धीरे धीरे जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन में हो जाता है। द पोएट रियलाइज दैट सफरिंग हैज रिफाइंड हिज सोल, कि जो परेशानियां आई थी उसने उसकी आत्माओं को जो क्या किया है, रिफाइन कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। रिफाइन हिज सोल, उसकी आत्मा को शुद्ध कर दिया है। आगे वो कहते हैं, लॉस टीचेस हिम द वैल्यू ऑफ लव एंड द डेप्थ ऑफ ह्यूमन अटैचमेंट। अगर आप सब लोग हमेशा आपके पास पड़े रहें तो एक दिन उनकी जो है ना, उनका महत्व खत्म हो जाएगा। तो ये बताते हैं कि लॉस जो है ना उसे टीचेस करते हैं, लॉस उनसे बताता है, सिखाता है, पढ़ाता है, हिम द वैल्यू ऑफ द लव एंड डेप्थ ऑफ ह्यूमन अटैचमेंट, मानव से लगाव के बारे में उन्हें बताता है। ही नो लॉन्गर सीज सॉरो एज एन एनिमी, वो दुख को जो है ना बहुत आगे तक दुश्मन नहीं मानते हैं, बट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बट एज अ कंपेनियन दैट रिवील्स इनर ट्रूथ। और वो जो है वो उसको ये नहीं कहते हैं, बल्कि वो इससे कहते हैं कि ये इनर ट्रूथ है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख तो एक छांव है ढलती, आती है और जाती है। तो यही वो बात कहते हैं, ही नो लॉन्गर सीज सॉरो एज एन एनिमी बट एज ए कंपेनियन दैट रिवील्स इनर ट्रूथ, जो हमारे आंतरिक सच्चाई को खोल देती है। ये पोएम का सिस्टम आता है। नेचर इमेजरी
प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पोएम। नेचर जो है ना, इमेजरी जो है प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पोएम। नेचर जो है ना एक इसमें क्या करता है, एक क्रूशियल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक निराला रोल अदा करता है पोएम में। और किसको? डार्कनेस, नाइट, फ्लावर, साइलेंस, मिरर, पोएट्स इमोशनल स्टेट। ये जो है नाइट है, डार्कनेस है, नाइट है, फ्लावर्स है, साइलेंस है, मिरर है, ये सब पोएट के एक इमोशनल स्थिति है, एक भावनात्मक स्थिति है, उनके इंटरनल जो भावनात्मक स्थिति है। आगे देखिए बात क्या आती है कि द एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज इनर वर्ल्ड। द एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है ना, बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज इनर वर्ल्ड। जो बाहरी दुनिया है ना, वो उनकी रिफ्लेक्शन बन जाता है ऑफ हिज इनर वर्ल्ड, उनके आंतरिक भावनाओं का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है, एक पहचान बन जाती है, एक प्रतिबिंब बन जाता है। दिस फ्यूजन ऑफ नेचर, आगे देखिए ये क्या कहते हैं, दिस फ्यूजन ऑफ नेचर, ये जो फ्यूजन है ना, जो ये विलय है ना ऑफ नेचर एंड इमोशन इज अ हॉलमार्क ऑफ छायावाद पोएट्री। देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे आ गई है कि ये जो विलय है ना, यही विलय ऑफ नेचर एंड इमोशन इज हॉलमार्क, ये पहचान है। हॉलमार्क जानते हैं ना, हॉलमार्क आप लोग अक्सर देखते होंगे, बहुत से कंपनीज के होते हैं, जब उसको आप ऐसे करते हैं तो उसमें कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, कई चित्र दिखाई देते हैं, उसी को हॉलमार्क कहा जाता है। तो ये हॉलमार्क हैं ऑफ छायावाद पोएट्री, ये पहचान होती है एक। आगे देखिए क्या कहते हैं, द पोएट ऑल्सो सजेस्ट दैट सॉरो कनेक्ट्स इंडिविजुअल्स टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज। क्या कहता है इसमें, आगे कहता है द पोएट ऑल्सो सजेस्ट दैट सॉरो कनेक्ट इंडिविजुअल्स टू ह्यूमैनिटी। सॉरो जो होता है ना, वो क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। वो पोएट इसमें सजेशन देते हैं कि सॉरो जो कनेक्ट कर देता है इंडिविजुअल से, व्यक्तिगत तो लोगों को, टू ह्यूमैनिटी, मानवता से, एट लार्ज, अब बहुत बड़े लेवल पर। पर्सनल पेन बिकम्स यूनिवर्सल, और जब उसका खुद का दुख जो होता है एक यूनिवर्सल दुख बन जाता है, अर्थात लोगों का दुख बन जाता है। थ्रू सफरिंग द पोएट फील्स क्लोजर टू द कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग। थ्रू सफरिंग, जब वो परेशान है, जो परेशानी के समय में, द पोएट फील्स क्लोजर, करीब महसूस करता है किसको, टू द कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस का ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग। लॉस एंड लॉन्गिंग जो है उसको वो बहुत करीब समझते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, टुवर्ड्स द एंड आंसू मूव्स टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस। ये जो आंसू समापन की तरफ जाती है, अंत की तरफ जाती है, तो ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्सेप्टेंस को महसूस करती है। आध्यात्मिक जो है स्वीकारोक्ति को ये करती है, ये स्वीकार करती है, आध्यात्मिक स्वीकारात्मक ये देती है। आगे देखिए क्या करती है, द पोएट अटेन्स अ सेंस ऑफ काम एंड रियलाइजेशन। पोएट क्या करता है, नहीं सॉरी छुड़िए, क्या, पर्सनल पेन बिकम्स अ यूनिवर्सल। Through suffering, the poet feels closer to the collective human experience of loss and longing. आगे देखिए, towards the end आंसू moves towards spiritual acceptance. The poet attains a sense of calm and realization. अब इसमें क्या होता है ना, the poet attains the sense of calm and realization. वो उसके अंदर एक शांति और वास्तविकता की फीलिंग आती है। आगे देखिए क्या कहते हैं, tears purify the soul. टीयर्स जो है ना, प्यूरिफाई द सोल, आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, प्रिपेयर इट फॉर हायर अवेयरनेस, और इसे तैयार कर देते हैं हायर अवेयरनेस, एक हाई लेवल की जागरूकता के लिए उसे तैयार कर देते हैं। आगे हम कहते हैं, thus the poem does not end in the despair. इस प्रकार से पोएम जो है ना निराशा में समाप्त नहीं होती है, बल्कि मायूसी में समाप्त नहीं होती है, बल्कि किसमें, इन डिस्पेयर, बट इन इमोशनल मैच्योरिटी एंड क्वाइट स्ट्रेंथ। ये एक आध्यात्मिक मैच्योरिटी आ जाती है, उनके अंदर आध्यात्मिक पूर्णता आ जाती है, एंड क्वाइट स्ट्रेंथ, और एक पूरी ताकत मिल जाती है। और फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आंसू स्टैंड एज अ लिरिकल टेस्टिमनी। आंसू जो है ना एक लिरिकल जो है टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी माने अर्थात साक्ष्य है, ये गवाही है, टू द आइडिया दैट
पेन व्हेन डीपली फेल्ट एंड ऑनेस्टली एक्सप्रेस्ड कैन लीड टू ब्यूटी। अगर हम जो है व्हेन डीपली फेल्ट, जब हम उस आइडिया को ये करता है, ये इस बात की गवाही है कि जो है पेन जब डीपली फील्ड किया जाता है, अंदर तक महसूस किया जाता है, तो ऑनेस्टली एक्सप्रेस, और उसे जब हम ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हैं, कैन लीड टू ब्यूटी, तो ये सुंदरता बन जाता है, विजडम बन जाता है, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बन जाता है, आध्यात्मिक ग्रोथ बन जाता है। ये कई चीजें इसमें इन्होंने बताई हैं कि आंसू क्या बनता है। बहुत ही शानदार पोएम है, आप इसको पढ़िएगा। इसका थोड़ा सा हिंदी भी मैंने वैसे ही लिखा है जैसे मैं आपको सभी वीडियोस में बताता हूं, इसको देख लीजिएगा। बहुत इस पे निर्भर मत होइएगा, बस थोड़ा सा हल्के ये आपको हेल्प के लिए मैंने ये लिख दिया है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइएगा। आगे देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सॉरो इन जयशंकर प्रसाद पोएम आंसू। ये है कि फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, महत्व को बताइए आप सॉरो इन जयशंकर प्रसाद की पोएम आंसू के माध्यम से। ये देखिए एक एक पैराग्राफ है, मैंने इसको लिखा है छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके, इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा, और फिर उसके बाद आगे आपको इसी क्वेश्चन के, इन सब क्वेश्चन के आधार पर आपको प्रश्न देना होगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली इसका हिंदी भी मैंने थोड़ा सा बनाया था, ये भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन आंसू एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ द छायावाद, कि आंसू को रिप्रेजेंटेटिव पोएम के फॉर्म में इसे प्रस्तुत करना है। इसको भी देख लीजिए, ये भी है, स्क्रीनशॉट लेकर के या जैसे भी देख लीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा हिंदी में मैंने दे दिया था, कभी कभी मूड रहता है, कभी कभी मूड नहीं रहता है, तो नई हिंदी उसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द सिंबोलिज्म ऑफ टीयर्स इन जयशंकर प्रसाद पोएम आंसू। कहता है कि एनालाइज द सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म को एनालाइज कीजिए, जो इसमें सिंबल बताए गए थे, डिफरेंट सिंबल हैं टीयर्स के इन जयशंकर प्रसाद पोएम आंसू में, उसका वर्णन करना है। इसमें कई चीजें हैं, हर पैराग्राफ में एक अलग अलग चीजें इसमें दी गई हैं, आप एक एक चीज को देखिएगा और इसको मेमोराइज कीजिएगा। मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको बांट दिया है ताकि आपको इसको याद करने में, समझने में आसानी हो। इसको भी हिंदी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी नहीं है बट देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इवेलुएट द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेप्थ ऑफ आंसू। इमोशनल और जो है भावनात्मक और जो है आध्यात्मिक गहराई के बारे में बताइए आंसू की। ये भी एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं। मैं बहुत ध्यान देकर के क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं, ये केवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपको बताने के लिए। इसका भी थोड़ा हिंदी भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हिंदी नहीं लिखा हूं। आगे 5वां क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन आंसू एज अ लिरिकल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। आंसू को जो एग्जामिन कीजिए, क्या ये एक लिरिकल एक्सप्रेशन है ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग का एक जो एक्सप्रेशन है, इसके बारे में ये है क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये छोटा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था। इसको इस तरीके का जो इसको पूरी पोएम को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, चाहे जिस भी सेक्शन में, चाहे हिंदी वाले सेक्शन में, चाहे इंग्लिश वाले सेक्शन में, कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा और जो है आपको उसका आंसर मिलेगा। मिलते रहेंगे इसी तरीके की वीडियो में। आप लीड लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।